नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि तवांग में चीन की हरकत के बाद बुरी तरह घिरी भाजपा सरकार और विपक्ष ने जमकर घेरा। सोनिया की लीडरशिप में पार्लियामेंट के अंदर वॉकआउट, केसीआर और ममता और आम आदमी पार्टी भी साथ। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि 2 महीने बाद चुनावी मोड में आएंगे राहुल गांधी, यात्रा के बाद बजेगा चुनाव के बिगुल, कांग्रेस का प्लान आपको बताएंगे दोस्तों। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि 2 चरणों में हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा की होगी एंट्री। महात्मा गांधी जिस गाँव में आए थे वहां पहुंचेंगे राहुल गांधी। चौथी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि हिमाचल और एमसीडी चुनाव में बीजेपी की हार का असर लोकसभा चुनाव पर। और इसी के साथ पांचवी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि बीजेपी के लिए 6 मुद्दे बन सकते हैं गले की फांस। हिमाचल की तरह 9 राज्यों के चुनावों में दे सकते हैं बीजेपी को झटका। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा को खुलकर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। तवांग में चीन की हरकत के बाद विपक्ष ने जमकर बीजेपी को घेरा। सोनिया गांधी की लीडरशिप में पार्लियामेंट के अंदर वॉकआउट, केसीआर और ममता और आम आदमी पार्टी भी थे साथ। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि तवांग में चीनी सैनिकों के साथ झड़प के मुद्दे ने बीजेपी को चारों तरफ से घेर लिया है। बुधवार को सदन से विपक्षी सांसदों ने वॉकआउट कर दिया और इसका नेतृत्व कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने किया। यही नहीं, अक्सर कांग्रेस के नेतृत्व से दूरी बनाए रखने वाली आम आदमी पार्टी और टीआरएस ने राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बुलाई बैठक में हिस्सा लिया और इसके बाद वॉकआउट में भी दोनों पार्टियां शामिल रही। विपक्ष ने भारत चीन झड़प के मुद्दे पर सरकार की ओर से चर्चा से इनकार का एकजुट होकर तीखा विरोध किया। बंगाल की टीएमसी भी 18 दलों के वॉकआउट में शामिल रही और लोकसभा स्पीकर ने विपक्षी दलों की ओर से चर्चा की मांग को खारिज कर दिया। इसके बाद वॉकआउट करके विरोध जताया गया और इस दौरान कांग्रेस ने 1962 की याद दिलाते हुए कहा कि तब जवाहरलाल नेहरू ने लोकसभा में चर्चा कराने की मंजूरी दी थी। इस पर चर्चा से सरकार भागी नहीं थी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2 महीने बाद चुनावी मोड में आएंगे राहुल गांधी, यात्रा के बाद बजेगा चुनाव का बिगुल, कांग्रेस ने बना लिया है प्लान। जी दोस्तों, राहुल गांधी की 150 दिन की भारत जोड़ो यात्रा अगले कुछ दिनों में अपने 100 दिन का पड़ाव पूरा कर लेगी। 100 दिन के बाद महज 50 दिन की यात्रा बचेगी। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब होते हुए जम्मू कश्मीर लेकर पहुंचेगी। सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि राहुल गांधी जब 2 महीने बाद अपनी भारत जोड़ो यात्रा समाप्त करेंगे तो उनकी सियासी भूमिका किस तरह की होने वाली है, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि राहुल गांधी की यात्रा के तुरंत बाद से ही देश के अलग अलग राज्यों में विधानसभा के चुनावी बिगुल बज जाएंगे और ऐसे में 3500 किलोमीटर से ज्यादा की भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस की सियासी परीक्षा तो इन चुनाव में मानी ही जा रही है और इस परीक्षा में राहुल गांधी की भूमिका सबसे अहम होने वाली है। 7 सितंबर से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा फरवरी में जम्मू कश्मीर में जाकर समाप्त होगी। राजनीतिक विश्लेषक एसएन धर कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा भले ही राजनीतिक ना कही जा रही हो, लेकिन सियासी गलियारों में उसे पूरी तरीके से राजनीतिक यात्रा के तौर पर ही देखा जा रहा है। तो दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा ने उड़ा रखी है बीजेपी की नींद और कांग्रेस पार्टी इससे हो रही है लगातार मजबूत और इसके बाद अब चुनाव का बिगुल बजने वाला है और राहुल गांधी चुनावी मोड में आने वाले हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2 चरणों में हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा की होगी एंट्री। महात्मा गांधी जिस गांव में आए थे वहां पहुंचेंगे राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, राजस्थान के बाद अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री हरियाणा में होने वाली है। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा के लिए रूट तय किया गया है। हरियाणा में इस यात्रा का 2 चरणों में आगाज होने वाला है। पहले चरण की यात्रा 21 दिसंबर से तो दूसरे चरण की यात्रा 6 जनवरी से होगी और इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी मेवात के ऐतिहासिक गांव घासेड़ा में भी पहुंचेंगे। यहां भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय यहां से जा रहे मुसलमानों को रोकने के लिए खुद महात्मा गांधी आए थे। वहीं दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हिमाचल और एमसीडी चुनाव में बीजेपी की हार का असर लोकसभा चुनाव 2024 पर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात में भले ही बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की हो, लेकिन हिमाचल और एमसीडी के चुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए निराशा लेकर आए हैं। इन दोनों चुनावों में बीजेपी को मात्र उत्तीर्ण का अंक ही मिला है और एक तरफ जहां पार्टी राजधानी दिल्ली में पूरे 15 साल बाद एमसीडी की सत्ता से बाहर हो गई, तो वहीं दूसरी तरफ इस पार्टी को हिमाचल में भी अपनी सत्ता गंवानी पड़ी। एमसीडी चुनाव 2022 में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला है। वहीं बीजेपी को पिछले चुनाव के मुकाबले 77 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा है। आम आदमी पार्टी को पिछले बार के मुकाबले 85 सीटों का फायदा हुआ है। हालांकि गुजरात में बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ जीत जरूर दर्ज की है। इस साल के सभी चुनाव तो हो गए, लेकिन अब चुनावों का असर साल 2023 के विधानसभा चुनाव और 24 के लोकसभा चुनाव पर कितना पड़ता है, इस पर सबकी नजर है। दिसंबर में आए 3 चुनावों के नतीजों
नतीजों को देखते हुए एक सवाल उठता है कि हिमाचल और एमसीडी चुनाव में बीजेपी की हार का 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में असर होगा कि नहीं। क्या इन नतीजों की वजह से बीजेपी को अपनी रणनीति बदलनी पड़ सकती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी के लिए 6 मुद्दे बन सकते हैं गले की फांस। हिमाचल की तरह आगामी 9 राज्यों के चुनावों में दे सकते हैं झटका। जी हाँ दोस्तों, हालिया चुनावों में केंद्र की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने गुजरात में भले ही प्रचंड जीत हासिल की हो, लेकिन वो हिमाचल प्रदेश में अपनी सत्ता नहीं बचा पाई। पार्टी ने वहां 43% वोट हासिल किए, जबकि कांग्रेस ने सिर्फ 0.9% ज्यादा वोट शेयर हासिल कर 40 सीटों पर कब्जा कर लिया और सरकार बना ली। इतना कम मत प्रतिशत से पीछे रहने से बीजेपी के हाथ मायूसी लगी है। माना जा रहा है कि पुरानी पेंशन योजना की बहाली, बेरोजगारी, महंगाई समेत कई स्थानीय मुद्दों की वजह से बीजेपी को हिमाचल में हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में पार्टी की नजर अब मिशन 2024 और नए साल में होने वाले 9 राज्यों के विधानसभा चुनावों पर है। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि आगे भी बीजेपी की राह बहुत आसान नहीं रहने वाली है, क्योंकि विपक्ष ने बीजेपी की कमजोर नस पहचान ली है और एंटी इनकम्बेंसी के साथ उन सियासी मुद्दों का तड़का लगाने के लिए विपक्षी दल बेकरार है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नीतीश ने कांग्रेस को साथ रखने के लिए पीएम पद की इच्छा छोड़ी, सोनिया गांधी से बनेगी बात। जी हाँ दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब 24 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों को एकजुट करने पर पूरा फोकस करेंगे। उन्होंने साफ कर दिया है कि उन्हें प्रधानमंत्री पद का लालच नहीं है, बल्कि उनका बीजेपी को हराना ही एकमात्र मकसद है। नीतीश के इस बयान से सियासत गर्मा गई है। माना जा रहा है कि 24 के चुनाव में कांग्रेस को साथ रखने के लिए नीतीश ने ये दांव खेला है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के सिंगापुर से लौटने के बाद नीतीश कुमार उनके साथ दिल्ली जाकर सोनिया और राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस नेता अजय राव का दावा, राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे 2024 का लोकसभा चुनाव। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता अजय राय ने बुधवार को दावा किया कि राहुल गांधी 2024 का लोकसभा चुनाव अमेठी से लड़ेंगे, क्योंकि अमेठी से नेहरू गांधी परिवार का पुराना पारिवारिक रिश्ता है। उन्होंने यहां पार्टी कार्यालय में कहा कि गांधी नेहरू परिवार के अमेठी से पुराने पारिवारिक संबंध हैं और इसे कोई कमजोर नहीं कर सकता। राहुल गांधी अमेठी से 2024 का चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में पार्टी के प्रांतीय प्रमुख राय ने कहा कि अमेठी की जनता से उनकी अपील है कि वो राहुल गांधी को फिर से प्रचंड बहुमत से सांसद चुनकर दिल्ली भेजें। अमेठी से पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष के फिर अगला संसदीय चुनाव लड़ने पर कांग्रेस पार्टी की ओर से अब तक कोई बयान नहीं आया है। राहुल गांधी 2019 के चुनावों में बीजेपी की स्मृति ईरानी से हार गए थे। उससे पहले उन्होंने लगातार 3 बार अमेठी संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व किया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी ने महात्मा गांधी से तुलना पर जताई नाराजगी, कहा नेहरू, इंदिरा, राजीव को जो करना था वो किया, हर मीटिंग में इसका जिक्र ना करें। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी ने महात्मा गांधी की यात्रा से उनकी तुलना करने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को टोकते हुए नाराजगी जताई। कहा, अभी डोटासरा ने गांधी जी और मेरी तुलना की, ये बिल्कुल गलत है। गांधी जी की जगह कहीं और है और मेरी जगह कहीं और है, तुलना करना नहीं चाहिए। वो महान व्यक्ति थे, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश की आज़ादी के लिए दी, 12 साल जेल काटी और उनकी जगह कोई और नहीं भर सकता। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस ने त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के लिए समितियों की घोषणा की, अगले साल होगा चुनावी संग्राम। जी हाँ दोस्तों, अगले साल होने वाले त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने बुधवार को राज्य के लिए प्रदेश चुनाव समिति समेत 7 समितियों के गठन की घोषणा की। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बरजीत सिन्हा को 10 सदस्यीय चुनाव समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 77,000 शिक्षकों को नौकरी से निकालेगी नीतीश सरकार और इस कारण बर्खास्त होंगे टीचर, ऊपर से केस भी होगा। जी हाँ दोस्तों, बिहार में सरकारी स्कूलों में फर्जी प्रमाण पत्र के आधार नियोजित 77,057 शिक्षकों को बर्खास्त किया जाएगा और साथ ही इन शिक्षकों पर FIR भी दर्ज होगी। सरकारी स्कूलों में फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर बहाल होने वाले शिक्षकों पर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा लगातार कार्रवाई जारी है। शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार पटना हाईकोर्ट के आदेश पर निगरानी ब्यूरो ने शिक्षकों के विरुद्ध FIR दर्ज करने की अनुमति मांगी है। दरअसल शिक्षकों से कई बार प्रमाण पत्र मांगे गए, लेकिन शिक्षक उन्हें उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। जांच के लिए निगरानी विभाग को 77,057 शिक्षकों के सर्टिफिकेट के फोल्डर नहीं मिले हैं और विभाग ने योग्यता सूची के आधार पर शिक्षकों के अंक पत्र की जांच करने का आदेश दे दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ओम प्रकाश राजभर ने बांधा शिवपाल की तारीफों का पुल,
एक शर्त पर अखिलेश यादव से सुलह को हुए तैयार। जी दोस्तों, उपचुनाव में मुलायम सिंह यादव की मैनपुरी सीट दोबारा जीतने और मुजफ्फरनगर की खतौली सीट भाजपा से छीनने से उत्साहित समाजवादी पार्टी अगले लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाने में जुट गई है। सपा एक बार फिर यूपी के छोटे दलों को साथ लेने की कोशिश में लगी है और इस बीच भाजपा प्रमुख ओपी राजभर की तरफ से भी अखिलेश यादव से दोबारा सुलह का संकेत दिया गया है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। NSUI ने ट्रेन के लोको पायलट को पहनाई हेलमेट, कहा केंद्र सरकार सुरक्षा करने में नाकाम साबित। वंदे भारत के महंगे किराए का भी किया विरोध। यहाँ दोस्तों, रायपुर रेलवे स्टेशन में NSUI ने मंगलवार शाम अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। वंदे भारत ट्रेन के महंगे किराए और बढ़ते एक्सीडेंट के खिलाफ विरोध किया गया और NSUI के कार्यकर्ताओं ने हेलमेट और मेडिकल किट लेकर ट्रेन के लोको पायलट को दी और इस पूरे विरोध प्रदर्शन का मकसद केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध करना था। विपक्ष वंदे भारत एक्सप्रेस के महंगे किराए को लेकर केंद्र सरकार को कोस रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जिस चीनी कंपनी को विश्व बैंक ने प्रतिबंधित किया था, मोदी सरकार ने उसे जम्मू कश्मीर में स्मार्ट मीटर का ठेका दे दिया। कांग्रेस ने बीजेपी के चीन प्रेम का कर दिया खुलासा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने राजीव गांधी फाउंडेशन के संदर्भ में गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर मंगलवार को उन पर पलटवार करते हुए दावा किया कि जिन चीनी ऐप को सरकार ने प्रतिबंध किया था उनमें से कई के साथ भारतीय जनता पार्टी के गहरे रिश्ते थे और पार्टी के मीडिया एवं प्रचार प्रमुख पवन खेड़ा ने यह दावा भी किया कि भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से लोकतंत्र के बारे में शिक्षा हासिल की थी। उन्होंने ये भी कहा कि RGF के खाते का लेखा जोखा दर्ज है तथा छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। खेड़ा ने संवाददाताओं से कहा कि मैं याद दिलाना चाहता हूं कि सरकार ने जिन ऐप को प्रतिबंधित किया था उनमें से कई के साथ बीजेपी के गहरे रिश्ते हैं और UC वेब के साथ भाजपा ने साझेदारी की है और शेयर इट के साथ भी साझेदारी की है। उन्होंने दावा किया कि जिस चीनी कंपनी को विश्व बैंक ने प्रतिबंधित कर दिया, मोदी सरकार ने उसी कंपनी को जम्मू कश्मीर में स्मार्ट मीटर लगाने का ठेका दे दिया। स्मार्ट मीटर का ठेका देने का मतलब है अपने जम्मू कश्मीर के तमाम नागरिकों का डाटा चीन के हवाले कर देना। और ऐसा क्यों किया? खेड़ा ने कहा कि RSS कहता है कि वो सांस्कृतिक संगठन है तो उसे बताना चाहिए कि उसके चीन के साथ क्या रिश्ते हैं। भाजपा के लोग चीन से शिक्षित होने जाते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के एक मंत्री के पुत्र की मौजूदगी वाली फाउंडेशन को चीन से पैसा मिले। इंडिया फाउंडेशन और विवेकानंद फाउंडेशन के साथ चीन के क्या रिश्ते हैं? तो दोस्तों, यहाँ पर भाजपा के कथित चीन प्रेम का यहाँ पर पोल खोल दिया है, खुलासा कर दिया है पवन खेड़ा ने। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गुजरात चुनाव तक शांत था चीन या उसे चुप रहने को कहा गया था? तवांग पर राउत का सवाल। जी हाँ दोस्तों, गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव होने तक चीन शांत था या फिर उसे शांत रहने के लिए कहा गया था? शिवसेना के ठाकरे गुट के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने ये सवाल पूछा है। साथ ही राउत ने यह भी आशंका जताई है कि 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर पर तवांग के यांगसे इलाके में चीनी और भारतीय जवानों के बीच हुई झड़प को लेकर पीएम मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार कुछ छुपा रही है। राउत ने कहा कि लद्दाख से चीनी सेना को खदेड़े जाने के बाद अब चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने तवांग में घुसपैठ का प्रयास किया है और ऐसे में देश के राजनेता राजनीति में जरा कम ध्यान दें और देश के तीनों तरफ से जो सीमा की सुरक्षा का सवाल उठ रहा है उस पर सचेत और सावधान रहें, तभी देश की सही तरह से सेवा हो सकेगी। राउत ने कहा कि भारत और चीन के सैनिक में हुई झड़प की ये खबर 8 दिनों बाद सामने आई है। देश के रक्षा मंत्री आखिरकार क्या छुपा रहे हैं? गुजरात में और देश के अन्य राज्य में विधानसभा चुनाव होने तक चीन शांत तक था या चीन को शांत रहने के लिए कहा गया था? चीन लद्दाख और डोकलाम के बाद अब तवांग में घुस आया है। देश के राजनेताओं को चाहिए कि वो सियासत, जांच एजेंसियों, विधानसभा और विपक्ष पर ध्यान देने की जगह असुरक्षित हो रही सरहदों पर ध्यान दे। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ गंभीर सवाल उठाए हैं संजय राउत ने और सीधे सीधे एक साजिश की ओर भी इशारा किया है और कहा है कि आखिरकार गुजरात चुनाव तक चीन को शांत करने को कहा तो नहीं गया था। टाइमिंग पर बड़े सवाल उठा रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस का आरोप, भारत के बड़े इलाकों पर कब्जा कर चुका है चीन, सच्चाई छिपा रही है सरकार। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने कहा कि चीन सीमा पर भारत के बड़े इलाके पर कब्जा कर चुका है, लेकिन मोदी सरकार इस सच्चाई को छिपा रही है और देश की जनता को गुमराह कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव गोगोई और पवन खेड़ा ने मंगलवार को पार्टी मुख्यालय में संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि चीन सीमा की सच्चाई को लेकर सरकार
लगातार गलत बयानी कर रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में स्वीकार करते हैं कि चीन की फौज ने भारतीय सीमा पर कब्जा कर रखा है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि चीन देश की 1 इंच जमीन नहीं ले सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वदलीय बैठक में कहते हैं कि चीन के कब्जे में भारत की कोई जमीन नहीं है, लेकिन सच्चाई सबके सामने थी कि चीन ने भारतीय जमीन पर कब्जा किया हुआ है। उन्होंने कहा कि 9 दिसंबर को चीन की सेना ने भारतीय सीमा में घुसने का प्रयास किया, लेकिन हमारी सेना के वीर जवानों ने साहस और पूरी ताकत के साथ सीमा की सुरक्षा की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। शिवराज सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस, प्रमुख सचिव को सौंपा सूचना पत्र। जी हाँ दोस्तों, संकट में मध्य प्रदेश की सरकार। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सरकार को घेरने की कोई भी संभावना को कांग्रेस छोड़ना नहीं चाहती और इसी वजह से उसने तय किया है कि 19 दिसंबर से शुरू हो रहे विधानसभा के शीत सत्र में वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगी और इस संबंध में सूचना पत्र मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह की ओर से पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह को सौंपा है और इससे साफ है कि 5 दिन चलने वाला शीत सत्र इस बार हंगामेदार रहने वाला है। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने इस दौरान मीडिया से बातचीत में कहा कि 19 दिसंबर से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। 2 साल से बीजेपी ने जिस तरह सरकार चलाई है और कैबिनेट काम कर रही है, उससे साफ है कि जनता का विश्वास उस पर नहीं है। प्रदेश के किसान, मजदूर, व्यापारी और कर्मचारी वर्ग परेशान हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने दिया बड़ा बयान, भारतीय सेना पर पूरा भरोसा, केंद्र सरकार को गंभीर होने की है जरूरत। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारतीय और चीनी सेना के साथ झड़प पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि चीन लेह लद्दाख में गांव बसा रहा है, लेकिन केंद्र सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। ये एक ऐसा मामला है जिसे गंभीरता से लेने की जरूरत है और उन्होंने भारतीय सैनिकों की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि हमारे सैनिकों पर पूरा भरोसा है। महागठबंधन विधायक दल की बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना और चीन के बीच झड़प को लेकर केंद्र सरकार को गंभीर होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना है तो हम लोगों को पूरा भरोसा है कि हमारी सीमा सेफ रहेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अधीर रंजन चौधरी ने की जांच की मांग, बोले चीनी कंपनियों ने पीएम केयर्स में दिया डोनेशन। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से चीन और भारत के सैनिकों के बीच अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भिड़ंत हुई है, उसके बाद विपक्ष केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर है। विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने चीनी कंपनियों से फंड लिया है। अमित शाह के बयान पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने तीखा पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री केयर्स फंड की जाँच होनी चाहिए। ये देखना चाहिए कि किन कंपनियों ने इससे डोनेशन दिया है और पीएम केयर्स फंड ने चीनी कंपनियों से चंदा लिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई विपक्ष की बैठक, संसद में सरकार को घेरने की रणनीति पर होगी चर्चा। जी हाँ दोस्तों, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बीती रात हुई हिंसक झड़प के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को विपक्ष की बैठक बुलाई है। संसद में रक्षा मंत्री के बयान के बाद विपक्ष संसद में सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है। बुधवार को चीन मुद्दा समेत कई अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को लोकसभा को बताया कि चीन के सैनिकों ने 9 दिसंबर को तवांग सेक्टर में यांगत्से क्षेत्र में यथास्थिति बदलने का एक तरफा प्रयास किया, जिसका भारत के जवानों ने दृढ़ता से जवाब दिया और उन्हें लौटने के लिए मजबूर कर दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस नेताओं में आई नई जान, पायलट बोले युवा और महिलाओं की भागीदारी है अहम। जी हाँ दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहे रिस्पांस के बाद कांग्रेस नेता में जबरदस्त जोश देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का सफर लगातार जारी है और राजस्थान में यात्रा के 9वें दिन यात्रियों को स्वागत बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने किया और कांग्रेस नेता और जनरल सेक्रेटरी कम्युनिकेशन जयराम रमेश भी यात्रा के स्वागत में प्रभावित दिखे। दोस्तों, जयराम रमेश ने कहा कि यात्रा के स्वागत के दौरान सुबह तकरीबन 60% महिलाएं थी और रमेश ने कहा कि इससे पहले केरल के कोचीन में और महाराष्ट्र के नांदेड़ में भी इसी तरह का भव्य स्वागत हुआ था। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सीएम सुक्खू का दूसरा बड़ा फैसला, 5 दिन में सोनिया गांधी की शिलान्यास पट्टिका लगाने का आदेश। जी हाँ दोस्तों, शिमला के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की विधायकों के साथ हुई बैठक में लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर ने अटल टनल रोहतांग की शिलान्यास पट्टिका लगाने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने जहां अटल टनल रोहतांग की सोनिया गांधी द्वारा किए गए शिलान्यास पट्टिका को हटा दिया था, वहीं उसे पुनः स्थापित किया जाए, जिस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को आदेश जारी किया कि 5 दिनों के भीतर अटल टनल रोहतांग की शिलान्यास पट्टिका को पुनः स्थापित किया जाए। और विधायक रवि ठाकुर ने कहा कि अटल टनल रोहतांग देश की पूर्व प्रधानमंत्री
इंदिरा गांधी का सपना था और उन्होंने ही सबसे पहले अटल टनल रोहतांग के निर्माण को लेकर अधिकारियों को निर्देश जारी किए थे। बता दें कि अटल टनल रोहतांग की शिलान्यास पट्टिका का मामला टनल के उद्घाटन के दौरान कांग्रेस के द्वारा उठाया गया था और इसको लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन भी किए थे। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस को गुजरात चुनाव के मतदान में गड़बड़ी की आशंका, पवन खेड़ा ने लगाया आरोप, कहा वोटिंग के अंतिम घंटे में कैसे बढ़ गया मत प्रतिशत। जी दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है और इन चुनावों में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का नुकसान हुआ है। जहां एक तरफ सोमवार को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल समेत उनके मंत्रिमंडल के 16 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण करके सरकार का कामकाज संभाला, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने हार को लेकर बड़ा खुलासा किया है। कांग्रेस पार्टी के संचार प्रभारी पवन खेड़ा ने इन चुनावों में गड़बड़ी की आशंका जाहिर की है। उन्होंने आरोप लगाया कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के मतदान के अंतिम घंटे में गुजरात की विभिन्न सीटों पर मतदान प्रतिशत बढ़ा है। कांग्रेस पार्टी संचार प्रभारी पवन खेड़ा ने कहा कि मेरे पास बड़ौदा क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र संख्या 144 रावपुरा का उदाहरण है, जहां शाम 5 बजे मतदान प्रतिशत 51% था और शाम 6 बजे ये 57.68% हो गया और 281 बूथों पर 16,000 वोटों की बढ़त, यानी एक घंटे में प्रति बूथ पर 57 वोट। मानवीय रूप से ये संभव नहीं है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। देश को खतरे में डाल रहे हैं पीएम मोदी, कांग्रेस ने एलएसी पर चीन के साथ हुए झड़प को लेकर प्रधानमंत्री पर साधा निशाना। जी दोस्तों, कांग्रेस ने भारतीय और चीनी सैनिकों की अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा के निकट झड़प की घटना को लेकर सोमवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी छवि बचाने के लिए देश को खतरे में डाल रहे हैं। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। खड़गे ने ट्वीट किया है कि फिर से हमारे भारतीय सेना के जवानों को चीनियों ने भड़काया है। हमारे जवानों ने डटकर मुकाबला किया और उनमें से कुछ घायल भी हुए हैं। हम राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर देश के साथ हैं और इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहेंगे, लेकिन मोदी सरकार को ईमानदार होना चाहिए। वहीं पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस पिछले 2 साल से सीमा पर चीन की हरकतों को लेकर सरकार को बार बार जगाने की कोशिश की, लेकिन मोदी सरकार केवल अपनी राजनीतिक छवि को बचाने के लिए इस मामले को दबाने में लगी रही। उन्होंने ट्वीट किया कि भारतीय सेना के शौर्य पर हमें गर्व है। सीमा पर चीन की हरकतें पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं। पिछले 2 साल से हम बार बार सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार केवल अपनी राजनीतिक छवि को बचाने के लिए इस मामले को दबाने में लगी है। इससे चीन का दुस्साहस बढ़ता जा रहा है और इसी के साथ आरोप लगाया कि देश से बड़ा कोई नहीं है, लेकिन मोदी जी अपनी छवि को बचाने के लिए देश को खतरे में डाल रहे हैं। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि बीजेपी अपनी छवि को बचाने के लिए देश को खतरे में डाल रही है? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। झड़प की खबरों को लेकर कांग्रेस ने केंद्र को घेरा, शशि थरूर ने चीन की मंशा को लेकर उठाए सवाल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि इस बात में कोई शक नहीं है कि तवांग पर चीन की नजरें हैं और हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। इस विषय पर हर पार्टी, हर व्यक्ति हमारी सेना के साथ है। जो भी हुआ वो हमारी तरफ से एक संदेश है कि हम हमारे प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता के लिए हमारे बीच एकता है। जी हाँ दोस्तों।